हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा वो डिस्कशन करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन पे। बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट्स में डाल रहे थे कि सर वन शॉट वीडियोस बनाओ ओनली फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्योंकि वो 15 मार्क के लिए 12 से 15 मार्क के लिए आता है। सो आपकी जो कमेंट्स थी उसको सराखों पे रखे हुए मैंने तुम लोग के लिए स्पेशल वीडियोस बनाया है, जहां पे आप एक वीडियो देख के 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज बच्चे लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही वीडियोस को अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को और शेयर करना पड़ेगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल के लिए। क्योंकि देखो, आप अकेले अकेले मत पढ़ो, सभी अपने फ्रेंड सर्कल सभी सबको साथ में लेके क्या करो, चलो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में 12th स्टैंडर्ड में है, बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं स्पेशली डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, तो उनको ये वीडियो क्या कर दीजिए, लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। ओसीएम को लेके जैसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं वो कमिटमेंट पूरा कर रहा हूं, 100% ट्राई करता हूं। जैसे मैंने तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, तभी मैंने बोला था कि मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओसी हो गया तो ओसी, एसपी को भी नेक्स्ट वीडियो जो होगा एसपी पे होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। मतलब आपके लिए ही कर रहा हूं, मतलब आप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लिंक क्या कर देना है, शेयर कर देना है अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर्स नंबर अगर मैं बात करूं, चैप्टर्स आपको टोटल 8 चैप्टर्स दिया है, उसमें से 8 चैप्टर्स में तो डिफरेंट बिटवीन दिया नहीं है। हार्डली मैं बात करूं तो 5 चैप्टर ही रहेगा ऐसे कि जहां पे डिफरेंट बिटवीन दिया है। बट हाँ, आप ये जो डिफरेंट बिटवीन दिया है उस पर ही डिपेंड मत रहिए। लास्ट ईयर का पेपर भी देखिए कि उसमें कैसे टाइप का डिफरेंट बिटवीन आता है जनरली, तो वो भी डिफरेंट बिटवीन क्या करके जाना है, आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट बिटवीन। यहाँ पे पहला डिफरेंट बिटवीन आज का आएगा जो होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये ऑलरेडी डिफरेंट बिटवीन मैंने तुम लोग को जब मैं रिवीजन सेशंस हो गया, बाद में डिटेल वीडियोस हो गया, तभी ये पूरा डिफरेंट बिटवीन पढ़ा दिया था। बट आज का जो मेन पर्पस है ओनली डिफरेंट बिटवीन पे डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको वापस से क्या करूंगा, यहाँ पे रिपीट करूंगा। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द डिफरेंट बिटवीन। फर्स्ट डिफरेंट बिटवीन होगा आज का चैप्टर नंबर 2 से, जो होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। चलो देखते हैं मीनिंग। पहला मीनिंग क्या लिखा है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज नथिंग बट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, मतलब जो भी डिसाइड कर रहे हो इन एडवांस इज नथिंग बट प्लानिंग। प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। सिंपल एंड सिंपल लैंग्वेज में क्या किया, एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको क्या करना, एक जगह इकट्ठा करना, नथिंग बट ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। कि जो भी आपने गुड्स और रिसोर्सेज इकट्ठा किया उसको क्या करना है, प्रॉपर अथॉरिटी देना है कि भाई कौन क्या करेगा, कौन सा गुड्स क्या तो कौन सी सर्विसेज लीड करेगा, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी देनी है वो पर्सन को। भाई कल उठ को सरप्राइज ना हो कि मुझे क्या काम दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एवरी पर्सन को राइट पर्सन एट राइट जॉब, अपन ने देखा था हेनरी फेल के अंदर कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस होना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है तो ही आपका जो भी गुड्स ऑर्गेनाइज किया है, आपने जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए वो सक्सेसफुल हो सकती है। स्टाफिंग की बात करूं तो स्टाफिंग का मतलब ही क्या होता है कि कोई एक एक्टिविटी है जो एम्प्लॉइज के रिलेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट करना, नथिंग बट रिक्रूटमेंट बोलते हैं उसको, और उसका डेजिग्नेशन चेंज करना है, उसको प्रमोशंस देना है, उसको बोनस देना है, कंपनसेशन देना है, ट्रेनिंग देना है। ये सब चीजें एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी चीजें आती है उसको वन वर्ड में मैं बोलूं इज नथिंग बट स्टाफिंग एक्टिविटी। तो स्टाफिंग एक्टिविटी फंक्शंस पर्टेन टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब नथिंग बट मैं तुम लोग को अभी क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट ही कर रहा हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ये क्या एक डायरेक्शन है कि आपको कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाना है अगर आपको गुड मार्क्स स्कोर करना है तो देखते हैं। डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस, इंस्पिरेशंस, लीडरशिप of those men and women constitute the real case responsibility of the management। इन लोग ने बात किया कॉर्पोरेट के एंगल से कि कॉर्पोरेट में लीडर डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जो लीडर क्या करता है जनरली अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है कि भाई तेरे को कैसे काम करना है अगर अपने को ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है तो।
नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग। देखो अगर छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मिडल मैन हो, सबको ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो और लोअर लेवल हो, सबको एक दूसरे से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भाई कैसे मालूम गिरेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे ईगो साइड असाइड करके प्रॉपर क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग करना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स टू द ग्रुप एफर्ट्स लिखा है, मतलब टॉप, मिडल और लोअर, प्रोवाइड अ यूटिलिटी ऑफ फंक्शन इन अ परस्यूट ऑफ द कॉमन गोल। लास्ट है कंट्रोलिंग। देखो यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब रोकना नहीं होता, कंट्रोलिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है और इस बार एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे कम रहा है, सपोज कि टारगेट सेट किया था 100 यूनिट का, बना 80 यूनिट, तो ये 20 यूनिट जो डिफरेंस दिख रहा है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्या करना है बॉस, कंट्रोल करना है। उसका मतलब ही होता है कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग अ स्टेप टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट, ब्रिंग टू एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट नथिंग बट टारगेट रिजल्ट। जो मैंने टारगेट किया था, मैंने डिजायर थी कि इस महीने मेरा 100 यूनिट बननी चाहिए, पर बनी कितनी एक्चुअल में 80। तो ये जो है उसको क्या करना है, क्लोजर टुगेदर करना है, मतलब कम करना है। वो चीज को क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग बोलेंगे। आई होप मीनिंग क्लियर है आपको। देखो ये बच्चे लोग नया कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों मेरे से डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, मेरे डिटेल वीडियोस देख रहे हैं, रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो देखा है, उनको सब मालूम ही रहेगा। तुम लोग को अगर जो बच्चा फर्स्ट है मेरे यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ, मैंने ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स तीनों के, ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। जाके स्पेशली वो प्लेलिस्ट में जाके जो जो सब्जेक्ट वाइज है उसके अंदर वो वीडियोस मिल जाएगा। इको के अंदर इको का मिल जाएगा, ओसी के अंदर ओसी का मिल जाएगा और एसपी का एसपी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है, और हाँ अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो प्लीज बच्चे लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि सीए सीनिंग एरिया मेरा चैनल का नाम है, क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ वीडियोस को लेके। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो सेट अ गुड्स टू सेट अ गोल्स एंड चूज द मीन्स टू अचीव दिस गोल्स। जो भी गोल्स आपने सेट किया है और वो गोल्स कैसे अचीव हो, उसका मतलब ही क्या होता है, प्लानिंग होता है। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। मैंने जस्ट बोला कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो या तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सबको क्या करना है, इकट्ठा करना है। यहाँ पे अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल एट राइट पोजिशंस एंड राइट टाइम। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग बोलता है टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट टू गेट द थिंग डन इन अ राइट मैनर। अपन डायरेक्शन देते क्यों है कि अपना जो जूनियर है वो क्या करे, प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव करे। नेक्स्ट, टू एंश्योर द हार्मनी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कोऑर्डिनेशन इसलिए इतना जरूरी है कि आप विदाउट अगर कोऑर्डिनेशन काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विदाउट कुछ बोले बिना, तो जो भी गोल है वो कोई अचीव नहीं होगा और पूरा ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बन जाएगी। यस, और लास्ट क्या, टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान। यस, कि जो भी आपने टारगेट सेट किया है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या हो, मैच हो, इज नथिंग बट उसका ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो इट इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय द आइडेंटिफाइंग द वे ऑफ अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। आपने जो भी गोल, जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो भी सेट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किया है वो डायरेक्शन में ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि नहीं, वो सब ध्यान रखना जनरली किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। यस, जनरली प्लानिंग कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होता है। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके अंदर एक पॉइंट है कि कौन से पीपल इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली प्लानिंग में जो इन्वॉल्व होता है कौन होता है, टॉप लेवल वाले। टॉप या तो मिडल, लोअर लेवल वाले खाली एग्जीक्यूट करते हैं जो भी प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया उसके लिए। ऑर्गेनाइजिंग इट इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी, असाइनिंग द वर्क एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किया है आपने, आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑथोरिटी दे देनी है जो पर्सन कैंडिडेट सूट करता है उसको। नेक्स्ट, स्टाफिंग इट इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। Directing it including the instruction, guiding, training, inspiring, communicating, motivating the human resources is nothing but directing। ये मतलब ये कौन से एरिया ऑफ फंक्शन में काम करेगी उसका बताया कि ऑफ कोर्स ये तो ये सब में काम करेगा, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड ऑल। ये किस पे काम करेगी भाई, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ऑल। यस, कोऑर्डिनेटिंग इट इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एक साथ ऑफ द एफर्ट, मतलब ग्रुप एफर्ट बोल सकते हो आप वन शॉट में, ऑफ द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल।
लास्ट आ जाएगा इट इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड मेजर्स एंड कंपेंसेशन विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग द करेक्टिव स्टेप्स वेरेवर नेसेसरी। अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा है और एक्चुअल थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, मतलब 80 यूनिट 100 यूनिट वाला एग्जांपल ले रहा है वापस से, तो 80 यूनिट को कैसे 100 यूनिट तक वापस से लेके जाए नेक्स्ट मंथ में, उसमें क्या करना है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। फैक्टर की बात करूं तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर बोथ आर कंसीडर वाइल प्लानिंग। कोई भी प्लानिंग में करता हूं मैं दोनों एंगल को सोचता हूं। आज रिलायंस कोई भी प्लानिंग करती रहेगी तो वो एक्सटर्नल फैक्टर भी सोच के रखेगी और इंटरनल फैक्टर भी सोच के रखेगी। फैक्टर मतलब कोई भी ऐसा चीज जो अपने प्लानिंग पे इंपैक्ट पड़ सकता है उसको बोलेंगे फैक्टर। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वंस अगेन, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर वंस अगेन इज अ कंसीडर व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। स्टाफिंग की बात करूं, स्टाफिंग इज मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर ओनली। आ जाते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद द डायरेक्टिंग विद द इंटरनल फैक्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। क्यों डायरेक्टिंग? क्योंकि आज मैं किसको भी डायरेक्टर को, मेरे ही एम्प्लॉइज को मैं डायरेक्टर को ना, तो दिस आर द इंटरनल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वंस अगेन coordinating is also one of the internal factor only. It is a harmonious of the human resources is nothing but internal factor, but controlling is the external factor और internal factor also कि इस बार मेरा 100 यूनिट 80 यूनिट क्यों बना, दोनों फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी खत्म क्या बोलो, मशीनरी बिगड़ गई, इंटरनल फैक्टर था इसलिए अचीव नहीं हुआ। या तो एक्सटर्नल फैक्टर का एग्जांपल दो सर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी थी वो चली गई थी 7 दिन के अंदर में, बात पूरे महीने में 7 दिन नहीं आई, तो ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर के भाई वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जनरली इंटरनल फैक्टर वो होते हैं कि जो कंट्रोलेबल होता है और एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कंट्रोलेबल नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, इज नथिंग बट एक्सटर्नल फैक्टर। आ जाते हैं ऑर्डर वाइज। फर्स्ट ऑफ कोर्स प्लानिंग के बिना ये सब एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, तो फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोसेस इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। आज वो ऑर्गेनाइजिंग में किसके बेस पे करूंगा, प्लानिंग पे बेस पे करूंगा। स्टाफिंग इट फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग कि भाई कौन से पर्सन को कहा आपको कौन सा पर्सन चाहिए, कौन सा कैंडिडेट चाहिए, इसलिए ये पूरा डिपेंड करेगा स्टाफिंग पे। नेक्स्ट आएगा इट फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग बोथ द फंक्शंस। इट इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच फॉलो द प्लानिंग। भाई कोऑर्डिनेटिंग में डिपेंड करूंगा कि भाई मेरे को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कौन से ह्यूमन बीइंग, कौन से एम्प्लॉइज मेरे जो ऑब्जेक्टिव सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन से ऐसे पर्सन है जो मेरे एज अ रोल मेरे को इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही मैं क्या करूंगा, वर्क करूंगा और कोऑर्डिनेट करूंगा। तो इट इज नथिंग बट इट इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉलो द प्लानिंग। और लास्ट है इट इज एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। बहुत बार कमेंट्स आई है कि भाई प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इनडायरेक्टली उन लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे, डिफरेंट बिटवीन पूछ रहे हैं। बच्चे लोग थोड़ा अवेयर हो जाना। यस और रिसोर्सेज की बात करो, प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आज मैं कोई भी प्लानिंग करूंगा डिपेंड करूंगा कि भाई मुझे कौन से ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, उसके बेस पे मैं क्या करूंगा, प्लानिंग डिसाइड करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज मैन मशीन मटेरियल एंड मनी एंड मेथड्स आर अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है उसको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि आज मैं किसी को भी हायर करूंगा, अब तक तो रोबोट आए नहीं, ह्यूमन ही है, सब लोग ह्यूमन को ही हायर कर रहे हैं, तो ह्यूमन से रिलेटेड ये एक्टिविटी हो जाएगी पूरी, कौन सी, स्टाफिंग वाली। वंस अगेन डायरेक्टिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आज मैं तुम लोग से डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ह्यूमन बीइंग से ही क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो थर्ड वाला भी इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। और लास्ट है इट इज रिलेटेड टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और 7th पॉइंट बोलता है नेचर। इट इज अ कंटिन्यूइंग नेचर, इट इज एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऐसा तो है नहीं भाई एक बार प्लानिंग बना दिया, प्लानिंग अचीव हो गया तो बाद में कंपनी बंद, नहीं भाई। और कंपनी जब तक रन करेगी तब तक आपका प्लान क्या हो जाएगा, कंटिन्यू फ्लो में चलता रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा ज्योति, अब दम मोबाइल ले जा। कैमरा ठीक कर। સર રેકોર્ડિંગ ટાઈમમાં મને મોબાઈલ એક બી દેખાવાનો જોઈએ નેક્સ્ટ ટાઈમથી।
कैमरा फटाफट। नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट नंबर 7, नेचर्स। प्लानिंग का देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बार ऐसा नहीं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बार प्लानिंग हो गया और उसको अचीव कर लिया गोल को तो कंपनी बंद हो जाती है, नहीं। प्लानिंग इज अ कंटिन्यू इन नेचर, मतलब वो एक क्या कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव अचीव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट प्लानिंग पे क्या हो जाएगा, वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यू इन नेचर। सेकंड हो जाएगा इट टेक प्लेस इन द टिल टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी वहां कहां खत्म होगा, जब तक एक साथ एक गुड्स नहीं आ जाते, एक साथ एक इकट्ठा नहीं हो जाते थे रिसोर्सेज, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी चालू हो जाएगी, चालू रहेगी। एक बार इकट्ठा हो गया वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी स्टॉप। नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय आते रहते हैं, जाते रहते हैं, प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, प्रमोशन, ये सब चीजें कंटिन्यू चलती रहती जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तब तक। नेक्स्ट, वंस अगेन डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंटिन्यू प्रोसेस। भाई ऐसा नहीं कि भाई इस बार डायरेक्ट एक बार तेरे को बोल दिया तो बोल दिया, बाद में लाइफ में तेरे को नहीं समझाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टिंग मतलब एवरी ईयर क्या होता है, चलते रहता है, जो भी नए नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं उसको क्या करते रहते हैं, डायरेक्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। सेम कम्युनिकेशन भी इट्स कंटिन्यू प्रोसेस, विदाउट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। और लास्ट लिखा इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। ये कभी चालू होगा जब भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करो, तुम लोगों को मैं जस्ट ऊपर बोला था कि प्लानिंग के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जनरली इन्वॉल्व होता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट दोनों क्या होता है, जनरली इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू विद द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, जो भी करना है। बट टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी सैलरी डिसाइड करना है, कंपेंसेशन देना है, वो कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल करेंगे। बट अपॉइंटमेंट करना है, किसको अपॉइंट करना है, कौन सा कैंडिडेट को अपॉइंट करना है, वो कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। और टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको प्रमोशन देना है, कितना देना है, ये सब चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग की डायरेक्टर की बात करो तो जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट कोऑर्डिनेटिंग की बात करूं तो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, या तो वो टॉप हो, मिडल हो या तो लोअर हो, क्योंकि आपको गोल अचीव करना है तो सबको कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बॉस। और लास्ट लिखा है टॉप एंड मिडल लेवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, क्योंकि सपोज कि फॉर एग्जांपल आज 100 यूनिट का टारगेट रखा था, 80 यूनिट बनी, तो ये 20 यूनिट क्यों नहीं बनी, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट होंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं होगा। यस, तो ये हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट था, डिफरेंट बिटवीन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, आने के चांसेस मैक्सिमम है बॉस, आने के चांसेस, मतलब ये जो आपका 6 है एक्टिविटी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 6 डिफरेंस बिटवीन में से कहाँ पे भी मतलब पूछ के आपको मेरे हिसाब से 2 डिफरेंट बिटवीन भी आ गया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंट बिटवीन हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, डिफरेंट बिटवीन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहां पे आपको खाली डिफरेंट बिटवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको उसके अलावा ऐसा प्रेडिक्ट करना है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट नोट के फॉर्म में, तो मुझे ये लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। मतलब थोड़ा स्मार्ट बनो कि आप एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो पर डिफरेंट एंगल से कैसे लिख पाओ, आपको वो क्या करना है। अगर वो तरीका आपको आ गया तो भाई आप बॉस हो जाओगे, मतलब आपका पेपर माइंड ब्लोइंग जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड नहीं दिखेगा कि हाँ भाई ये मैं, देखो आपको सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई चीज नहीं पढ़ी है बट उसके रिलेटेड आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन जो पढ़ा है आपने उससे अंदर से आप कैसे क्वेश्चन बनाते हो, आंसर बनाते हो, और जो क्वेश्चन नहीं बनाया है, पढ़ा है आपने, उसको अगर लिख पाओ, अगर वो क्वालिटी आप में आ गई बॉस, तो फिर आपको थियरी का कौन सा भी पेपर हो, कौन सा भी कितना भी टफ पेपर क्यों ना है, आपके लिए वो इजी बन जाएगा। बट आपको लिखने की ट्रिक होनी चाहिए, आप में अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। आर्ट बोलूं, अगर मैं एक शॉर्ट वर्ड में बोलूं, आर्ट होना चाहिए कि आप एक ही क्वेश्चन को लेके 10 अलग अलग फॉर्म में आंसर लिख पाओ। भले क्वेश्चन कुछ भी पूछे बट उसका आंसर का लिखने का तरीका आपको आ गया तो फिर आपसे बड़ा किंग कोई नहीं है। यस, चलो नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मनी इंश्योरेंस पे भी मस्त डिफरेंस बिटवीन दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट ही समझ लो इसके अंदर। लेट्स सी, लाइफ इंश्योरेंस नथिंग बट आपको खुद को मालूम है कि भाई कोई पर्सन के लाइफ के लिए जो इंश्योरेंस रहता है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है, और उसके मरने के बाद या तो पॉलिसी खत्म होने के बाद उसको जो कंपेंसेशन देती है इंश्योरेंस कंपनी, उसको बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस।
अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन अ डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। सपोज कि फॉर एग्जांपल किसने 15 साल के लिए लिया था और वो 15 साल तक मरा भी नहीं, तो 15 साल तो हो गया उसका, तो विच एवर इज अर्लियर, तो 15 साल के बाद उसको सर्टेन सम ऑफ मनी उसको क्या मिलेगा, रिटर्न में मिलते जाएगा, जो भाई ने 15 साल तक प्रीमियम भरा था उसका। यस, फॉर अ कंसिडरेशन प्रीमियम। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी टू पे अ कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया है, पॉलिसी लिया है, उसको बोलेंगे इंश्योर्ड। इफ समथिंग हैपन मतलब कुछ हो गया बॉस, आग लग गई, तो टू द सब्जेक्ट टू मैटर ड्यू टू फायर और रिलेटेड इवेंट, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी वो बंदे को क्या करेगा, कंपेंसेशन पे करेगा। बट हाँ, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, फायर इंश्योरेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा मरीन इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे 1 सेकंड मरीन इंश्योरेंस हो जाएगा आपका। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड इन अ केस ऑफ द लॉस टू हिम ड्यू टू द डेंजर पेरिस ऑफ द सी। नेक्स्ट है पॉलिसी टेकन बाय, कौन जनरली लेता है, इट कैन बी टेकन बाय द इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और या तो उसके फैमिली मेंबर के लिए क्या करता है, जनरली लेता है। ये जनरली कौन लेगा, जिसके पास प्रॉपर्टीज है, जो गुड्स का धंधा कर रहा है, इन्वेंटरी है, गोडाउन है, वो जनरली क्या करता है, लेता है। इट कैन बी टेकन बाय द इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज और फॉर अ बिजनेसमैन फॉर देयर गुड्स प्रॉपर्टीज बिजनेस लायबिलिटी। सेम अगेन, जिसका भाई शिप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जनरली ये क्या करेगा, इंश्योरेंस लेगा। मेरे जैसे तो लेगे नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो वो वेस्ट ही है मनी, मतलब खर्चा ही है मेरे लिए, मेरे को तो कुछ मिलने वाला नहीं है इन फ्यूचर में, क्योंकि मेरे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता ही नहीं। तो ये जनरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लायर्स का बिजनेस करता है उसके लिए ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट होगी, मरीन पॉलिसी। इट कैन बी टेकन बाय द एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनीज एट एक्स्ट्रा। सब्जेक्ट मैटर की बात करो तो ऑफकोर्स यहाँ पे लाइफ इज अ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड्स और असेट्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। 1 सेकंड, यहाँ पे गुड्स एंड असेट्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, मतलब शिप इज अ सब्जेक्ट, असेट ही हो गई ना, जो शिप का बिजनेस कर रहा है वो शिप का लिए कोई इंश्योरेंस ले रहा है तो शिप इज अ असेट्स। यस, नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इट मस्ट बी एग्जिट एट अ टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तभी वो बंदा जिंदा होना चाहिए, मरने के बाद लाइफ इंश्योरेंस मत लेना, कोई देगा भी नहीं आपको। कॉमन सेंस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या बोला है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब इट मस्ट 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 एग्जिस्ट एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तभी वो बंदा जिंदा होना चाहिए सामने, अदरवाइज मर गया इंसान का क्या लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है भाई, लाइफ इंश्योरेंस का एक स्लोगन फिक्स है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। या नेक्स्ट, इट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट अ टाइम ऑफ द लॉस। ऑफकोर्स जब भी आप गुड्स के कुछ ले रहे हो तभी, मतलब इंश्योरेंस ले रहे हो तो गुड्स एग्जिस्ट होना चाहिए गोडाउन के अंदर, और अगर उसके बाद भी नहीं रहे तो उसका आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा। सेम, इट मस्ट एग्जिस्ट एट अ टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो एट अ टाइम ऑफ द लॉस, मतलब जब भी लॉस हो रहा है तभी गुड्स होना चाहिए गोडाउन में। मालूम गिरा कि खाली आग लगे गुड्स तो थे ही नहीं, तो नहीं मिलेगा आपको कुछ भी कंपेंसेशन, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। नेक्स्ट, टेन्योर की बात करूं तो द पॉलिसी कैन बी इंश्योर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर इवन अंटिल द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब अश्योर्ड, मतलब कि भाई आपको चाहो तो सर्टन पीरियड टाइम के लिए भी ले सकते हो, 10 साल 15 साल, आप चाहो तो आपका डेथ ना हो तब तक की भी पॉलिसी ले सकते हो। इट इज जनरली फॉर अ शॉर्टर पीरियड लाइक 1 ईयर। सेम, इट इज शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। इट इज जनरली फॉर अ शॉर्टर पीरियड और मे बी रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू अ ईयर, नॉर्मली डज नॉट एक्सीडिंग द 1 ईयर, क्योंकि वो एक देखो शिपिंग वाला बिजनेस वाला ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए लेते हैं कि भाई मेरा गुड्स अगर सपोज कि यहाँ से अफ्रीका भेजना है तो वो पर्टिकुलर जर्नी के लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, बाद में उसके अलावा नहीं लेती, क्योंकि वो जर्नी खत्म, इंश्योरेंस खत्म। नेक्स्ट, कंपेंसेशन की बात करूं तो इट इज अ पेड आइदर ऑन द डेथ और मैच्योरिटी विचएवर इज अर्लियर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको कंपेंसेशन देगी वापस से रिटर्न में, या तो उसकी डेथ हो जाएगी या तो उसकी मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी 15 साल, जो मैंने बोला विचएवर इज अर्लियर। अगर 15 साल से पहले मर गया तो उसका पैसा वापस से मिल जाएगा, उसकी फैमिली मेंबर को, उसको तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो जिंदा है ही नहीं, तो उसको कैसे मिलेगा, बट अगर वो उसकी 15 साल तक भी वो जिंदा रहा तो उसको ही मिलेगा उसका पैसा। Next, it is paid only if there is a loss due to the fire during the term of policy। जब भी आग लगेगी बॉस तभी मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। सेम, मतलब इवेंट बेस्ड है। नेक्स्ट, इट इज पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस कॉजिंग इवेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अभी ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है।
यहाँ पे तो नहीं होता भाई, कोई गारंटी थोड़ी है कि तू इतने साल में ही मरेगा, कोई गारंटी नहीं है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अश्योरिटी नहीं होती। इट इज नॉट एप्लीकेबल एज अ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म ऑफ द मनी फॉर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल लॉस। कि भाई तेरे किसको ऐसा कोई प्रेडिक्शन भी थोड़ी है कि भाई तू मरेगा, तेरी मरने के बाद तेरी वैल्यू इतनी ही होगी, नहीं ना भाई। ह्यूमन बीइंग की वैल्यू आप काउंट ही नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ मनी के अंदर, समझ में आ रहा है। बट अगर मैं गुड्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं गुड्स और असेट्स की, तो उसकी वैल्यू डिसाइड हो सकती है डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू। यस, इट इज एप्लीकेबल एज अ इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड द इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन दैट ही वाज बिफोर द इवेंट। कि भाई इंश्योरेंस कंपनी आपको, सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरे गुड्स में गोडाउन में 1 लाख के गुड्स थे, फॉर एग्जांपल 1 लाख के नहीं 2 लाख के पकड़ के चलो, 2 लाख के गुड्स से फायर आग लगी, तो उसमें से 1 लाख का सामान क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अभी मेरे पास कितनी वैल्यू है, 1 लाख की वैल्यू है। तो जो 1 लाख और 2 लाख का जो डिफरेंस है, मतलब कितना, 1 लाख का डिफरेंस है इंश्योर। सर क्या बोलो, नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई समझो, 2 लाख का गुड्स था मेरा, उसमें से 1 लाख का गुड्स जल गया, 1 लाख का अच्छा है, तो मेरे को वापस से सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे लाने की ताकत किसमें, इंश्योरेंस कंपनी में है। यही लाइन ये बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल एज ए इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट, कितना कंपेंसेट करेगी, 1 लाख ही करेगी, 2 लाख नहीं करेगी, आपको 1 लाख करेगी फॉर द फाइनेंशियल लॉस, जितना आपको लॉस हुआ है उतना। एंड द इंश्योर्ड मतलब वो पर्सन को इज ब्रॉट बैक, मतलब वापस से वही पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा जहां पे ही वॉज बिफोर इवेंट, मतलब वो आग लगने से पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन 2 लाख की थी गुड्स की, वही पोजीशन पे इंश्योरेंस कंपनी ला देगी। सेम यहाँ पे वही एज इट इज वर्डिंग लिखा है, इट इज एप्लीकेबल एज अ इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक टू द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट ही वाज बिफोर इवेंट। समझ में आ रहा है बिडू? नहीं समझ आ रहा है बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, आपकी जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉलिसी। इंश्योर कैन बी टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसी, उसको चाहे तो 2, 3, 4 अपने सेम लाइफ पे 2-3 पॉलिसी भी ले सकता है। बट हाँ, उसको जो भी इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा, प्रीमियम सबका पे करना पड़ेगा। इंश्योर कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसी ऑन द सेम लाइफ, कंपनसेशन इज पेड ऑन द ऑल द पॉलिसी। बट यहाँ पे जनरली 1 पॉलिसी लेते हैं, जनरली ओनली 1 पॉलिसी कैन बी टेकन, बट डबल इंश्योरेंस पॉलिसी इज पॉसिबल। बट अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल कंपेंसेशन की बात आई, लॉस अगर हो गया तो आपको सभी से सेम अमाउंट नहीं मिलेगा। सपोज कि 1 लाख का गुड्स का लॉस हुआ, आपने 200 लिया, तो दोनों क्या करेंगे 50-50 करके आपको क्या करेंगे, कंपेंसेशन चुकाएंगे। देखो क्या लिखा है, हाउएवर द कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीडिंग द एक्चुअल लॉस। अगर तेरा आपका एक्चुअल लॉस 1 लाख का है, आपने 2 कंपनी से क्या लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो आपको दोनों से 1-1 लाख नहीं मिलेगा, आपको दोनों से 50-50 मिलेगा। मतलब जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा। यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाने और ये लोग दान करने के लिए नहीं बैठी है इंश्योरेंस कंपनी। सेम generally 1 policy can be taken, however the double insurance is possible, however compensation does not exceeding the actual loss. बेनिफिशियरी, ऑफ कोर्स बेनिफिशियरी कौन होगा, इंश्योर खुद ही होगा अगर वो जिंदा है तो, या तो उसके बाद उसके नॉमिनी और लीगल हेयर मतलब उसके फैमिली मेंबर्स। द बेनिफिशियरी इज अ इंश्योर्ड हु इंश्योर द प्रॉपर्टी और गुड्स, जिसने गुड्स लिया है, जिसका गुड्स है वो गोडाउन के अंदर, वही बेनिफिशियरी होगा। इट इज अ बेनिफिशियरी, सेम जो पर्सन ने लिया है पॉलिसी वही होगा। Surrender of policy, the policy can be surrendered before the expiry of the term subject to the certain condition. Every insurance की certain condition होती है, terms and condition जो बोलते हैं आप क्या कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो पॉलिसी, वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, दोनों सरेंडर नहीं कर सकते। एक बार हो गया तो आपका लॉस हो गया, आपको सरेंडर करना है तो आपकी मर्जी, बट आपको वापस से कंपनसेशन वापस से मिलेगा नहीं, जो भी पैसा आपने पे किया है उसका। तो दीज आर द नथिंग बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन, हो जाएगा आपका लाइफ, फायर एंड मरीन। यस, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे डिफरेंस बिटवीन होगा, जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन है, बहुत कॉमन डिफरेंस बिटवीन भी बोल सकता हूँ, करंट इंश्योरेंस, करंट इंश्योरेंस क्या बोलो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। लेट्स सी, कुछ भी इतने वाव नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इतना रिलेवेंट लगता नहीं है, तो भी वापस, क्योंकि आज का मेन सेशन है कि आपका जो भी डिफरेंस बिटवीन दिया है आपके सिलेबस के अंदर, सभी को मुझे डिस्कस करना है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और आपके लिए।
ठीक है। चलो देख, लेट्स सी करंट अकाउंट। आपको खुद को मालूम है जो बिजनेसमैन ओपन करते हैं तो करंट अकाउंट बोलते हैं। इट इज दैट अकाउंट विच इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन एंड अदर हु हैज अ रेगुलर बैंक ट्रांजैक्शन। सेविंग अकाउंट जो इंडिविजुअल्स और सेविंग अकाउंट के फॉर्म में जो सैलरीराइज पर्सन होता है, हाँ, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन तो नहीं बोल सकते, छोटे मोटे जो सैलरी मैन होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलते हैं। इट इज अकाउंट विच इज ओपन बाय द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम। इट इज दैट अकाउंट वेयर द फिक्स इनकम सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, इज नथिंग बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। विड्रॉवल की बात करूं तो कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक, जरूरी नहीं है, आप अभी एटीएम से भी कर सकते हो विड्रॉ। कस्टमर कैन विड्रॉ आइदर बाय चेक और विड्रॉ स्लिप, और कस्टमर कैन नॉट बी विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब फिक्स डिपॉजिट अगर आपने 1 साल के लिए लिया है तो आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो 1 साल के बाद ही मिलेगा। अगर आपको उससे पहले चाहिए तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट। यस। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, द बैंक गिव्स अ पासबुक, चेकबुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पे इन स्लिप बुक अकाउंट टू द कस्टमर। The bank gives a passbook, checkbook, and pay in slip books to the customer. The bank gives a fixed deposit receipt ही देंगे, यहाँ पे कोई आपको चेकबुक बिकबुक नहीं मिलेगा। Who take it? It is a suitable for trader, businessman, firm or institute. It is a suitable for the fixed income, nothing but मैंने बोला तुम लोग को salarized person, wages और salary earn person. It is suitable for the any person जिसके पास आइडल पैसा पड़ा है। आइडल मतलब एक्स्ट्रा बोल सकते हो अपने टर्म में, नॉर्मल टर्म में बोलना तो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जिसको उसकी कोई जरूरत नहीं है तो वो एफडी करा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा रेस्ट्रिक्शंस की बात करूं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। टू देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द करंट अकाउंट एज लॉन्ग एज देयर इज अ बैलेंस इन द अकाउंट। का बैलेंस पड़ा है तब तक तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द कस्टमर हैव अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉवल, एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है, नावाडे इसमें भी रखना पड़ता है करंट अकाउंट में भी, तो वो एक रेस्ट्रिक्शंस है। अमाउंट बिकम अ ड्यू ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, इट विड्रॉ अर्लियर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस देन एप्लीकेबल। तो मुझको जस्ट बोला कि आप चाहो तो उससे पहले अमाउंट उठा सकते हो, बट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपको जो इंटरेस्ट बोला था वो इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट पे आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा आपका पैसा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ा है उस पर नहीं इंटरेस्ट मिलता है, बट सेविंग अकाउंट में मिलता है, लो मिलता है एज कम्पेयर टू एफडी। एफडी में थोड़ा ज्यादा मिलता है, लोंगर द पीरियड हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट नेचर ऑफ अकाउंट की बात करो, इट इज अ कंटिन्यू नेचर, इट इज अ कंटिन्यू नेचर, इट इज अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट व्हेन द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज रिन्यू। फिर अगर रिन्यू किया तो वापस से वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। और लास्ट है फैसिलिटी, टेम्पररी ओवरड्यू फैसिलिटी इज गिवन। मतलब अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, अगर आपको 15,000 का पेमेंट करना है तो आप 15,000 का पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये फैसिलिटी ओनली करंट अकाउंट में होती है, सेविंग अकाउंट में नहीं होती है। नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन एज अ लोन। क्योंकि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की एफडी है, तो आप बोलो कि मेरे को एफडी नहीं तोड़ना है, मेरे को खाली 50 लाख की जरूरत है, तो बैंक आपको 50 लाख के दे देगी लोन के फॉर्म में, और जो 1 करोड़ का एफडी जो आपने किया ना वो रिसिप्ट आपकी क्या हो जाएगी, गिरवी हो जाएगी। ऐसा समझ लेना है कि आपने वो एफडी पे लोन लिया है, तो उसका 90% के आपको लोन मिल सकता है। चलो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा आपका कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कोई भी पॉइंट्स को लेकर तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है और अभी भी अकेले अकेले देख रहे हो मेरे बच्चे लोग, तो ऐसा नहीं करना है। आप इस सबकी फ्रेंड में मेरी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। आप ये चाहो कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ रहे, अगर कोई फ्रेंड आपका पीछे रह गया तो दुख आपको ही होगा, तो वो दुख नहीं करना है। आप सभी अपना अपना बेस्ट दीजिए और क्या कीजिए, लिंक क्या कर दीजिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट आ जाता है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। मेरे हिसाब से ये पूछना चाहिए, अगर ये लोग कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बिठा रहा है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, अगर सपोज कि वो नहीं आता तो मेरे हिसाब से डिफरेंट बिटवीन पूछ लेना चाहिए बच्चे लोग को। लेट्स सी कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक इज नथिंग बट जो नॉर्मल बैंक है, HDFC, PNB, इट इज नथिंग बट कमर्शियल बैंक जो पैसा कमाने बैठी है। सेंट्रल बैंक इज नथिंग बट बैंकर्स बैंक, मतलब इसकी भी बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। आपने वर्ड सुना रहेगा RBI, अपने इंडिया में टॉप बैंक है, एपेक्स बैंक बोलते हैं इसको, नथिंग बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन लोग का भी बैंकर का बाप है। यस चलो, मतलब इनडायरेक्टली अपन इसमें अकाउंट ओपन करते हैं और इन लोग का अकाउंट किसके पास होता है, इसके पास होता है। फंक्शंस, द मेन फंक्शन इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लैंडिंग टू द
इंडस्ट्री एंड अदर्स इन फॉर्म ऑफ लोन। ये जनरली सबका बेसिक फंक्शन होता है सभी कमर्शियल बैंक का। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक नथिंग बट आरबीआई इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन अ कंट्री। भाई महीने पैसे की कितना छापना है ये सब पावर किसको दिया है, आरबीआई को दिया है। नेक्स्ट मतलब कितनी नोट वापस से ले लेनी है रखनी है ये सब रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी द कमर्शियल बैंक कैन नॉट प्रिंट द करेंसी बट सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट द करेंसी नोट, जो तुम लोग को अभी बोला था। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट द कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, द सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये क्यों डिपॉजिट एक्सेप्ट पब्लिक से एक्सेप्ट करेगी, भाई उसके पास मशीन है छाप देगी पैसा, यार समझ में आ रहा है कि नहीं। लोन द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द बैंकर्स। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रीट कर पीएनबी, अगर इसको लग रहा है कि भाई डाउनफॉल हो रहा है पीएनबी का पैसे की जरूरत है तो ये क्या करेगी, सपोर्ट करेगी किसको, कमर्शियल बैंक को। ओनरशिप की बात करूं इट कैन बी ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, नथिंग बट पब्लिक सेक्टर एजेंसी। इट इज ओन्ड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस नेक्स्ट नंबर ऑफ बैंक की बात करो, देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक इन इंडिया बट आरबीआई एक ही हो सकती है, दो आरबीआई नहीं हो सकती। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन इंडिया। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की बात करो, कमर्शियल बैंक डज नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी, इससे कोई लेना देना नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बनाएगा वो कौन बनाएगा, अपना सेंट्रल बैंक बनाएगी, आरबीआई बनाएगी। तो सेंट्रल बैंक फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी। और लास्ट दिया है द कमर्शियल बैंक डज नॉट कीप चेक ऑन द सेंट्रल बैंक, मतलब वही है पॉइंट की बात करूं उसको कंटिन्यू किया है, सॉरी। द कमर्शियल बैंक डज नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी, द कमर्शियल बैंक डज नॉट कीप एनी चेक ऑन द सेंट्रल बैंक बट सेंट्रल बैंक कीप द चेक ऑन द कमर्शियल बैंक। चेक का मतलब यहाँ पे मतलब काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है, नथिंग बट चेक। यस मतलब एक व्यू बोल सकते हो ना कि भाई देख रेख, जनरली ये इसके काम पे देख रेख नहीं करेगी बट ये इसके काम पे देख रेख करेगी कि भाई ये प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जनरली बहुत स्मॉल और इजी फॉर्मेट है किसका, कमर्शियल बैंक, और बहुत इजी डिफरेंस बिटवीन है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक पे। नेक्स्ट आ जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। सर ये बच्चे जैसा क्वेश्चन है, अगर मेरे हिसाब से डिफरेंस बिटवीन नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, वो बड़े बड़े क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज में अगर ये पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। लेट्स स्टार्ट। रोड ट्रांसपोर्ट स्पीड, रोड ट्रांसपोर्ट इज अ लिमिटेड स्पीड ड्यू टू द बैड रोड कंडीशन, स्लो में चलता है मतलब 80 90 100। इट हैज अ कंसिडर स्पीड सिंस द रन ऑन ट्रैक विच रेयरली गेट डिस्टर्ब, मतलब 100 110 120 130। नेक्स्ट वाटर ट्रांसफर की बात करूं, इधर स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करूं तो जो है कौन सा ट्रांसपोर्ट आपका आ जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट। और सबसे फास्टेस्ट मोड की बात करूं जो 200 300 400 की स्पीड में जाएगा, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इज नथिंग बट एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आ जाएगा कैरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो जनरली ये लिमिटेड कैरिंग, मतलब साथ गुड्स लेके चल ट्रक को भेजना है तो दिस आर द हैज अ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी के वो जो 500 700 800 1000 2000 5000 तक की कैपेसिटी होगा। बट अगर मैं बात करूं किसकी, रेल की, तो भाई उसके बाद बहुत कैपेसिटी है क्या कैरिंग करने की। नेक्स्ट इट इज अवे ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी, अगर मैं बात करूं उससे भी ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी तो आपकी आ जाएगी शिप की। और लास्ट है इट हैज अ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी किसके अंदर, एयर के अंदर। कॉस्ट वाइज बात करूं इट रिक्वायर्ड अ लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड व्हीकल एंड द मेंटेनेंस। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल trains and railways and platforms, all maintenance of train and track is comparatively high as compared to road. It is a use of waterway which is a natural highway, मतलब आप पानी में चलाते हो तो पानी का कोई कॉस्ट तो लगता नहीं है क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट लगेगा वो कंपेरेटिवली इन्वॉल्व लो कॉस्ट, इसलिए इसका जो कॉस्ट भी होता है अपन ने ऊपर भी देखा कि भाई स्लोवेस्ट मोड भी है बट अगर चिपेस्ट मोड भी भेजूँ, अगर आज मुझे यहाँ से कोई सामान अफ्रीका भेजना है तो सबसे चिपेस्ट में मोड की बात करूँ तो यही होगा कौन सा, अपना वाटर। और लास्ट सबसे फास्टेड भी है और सबसे कॉस्टलीस्ट भी है कौन सा, एयरवे। नेक्स्ट डिस्टेंस रिकमेंडेड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस 500 से 1000 किलोमीटर तक करना है तो ठीक है।
रिकमेंडेड फॉर द बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है रेलवे। सुटेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने बात किया यहाँ से इंडिया से अफ्रीका, और सेम सुटेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। चार्जेस की बात करो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर नॉट फिक्स ड्यू टू द हाई ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन फ्यूल प्राइस। जनरली हाई लो होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि फ्यूल का प्राइस कैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर रिलेटिवली लो एज कंपेयर टू मैं बात करूँ तो रेल रोड के। ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर वेरी लो और ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर वेरी हाई, किसके अंदर, आपके एयर के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा डोर टू डोर सर्विसेज। डोर टू डोर सर्विसेज आपको किस में मिलेगा, रोड में ही मिलेगा आपको। रेलवे ना तो रेलवे में मिलेगा, ना तो वाटर ट्रांसपोर्ट में मिलेगा, ना तो एयर ट्रांसपोर्ट में मिलेगा। तो डोर टू डोर सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी तो नहीं मिलेगा। यस। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करो तो इट यूज द एनिमल एंड एनिमल कार्ट एंड मोटरसाइकिल 3 and 4 व्हीलर यूज होता है जनरली। यहाँ पर तो जनरली किसके लिए यूज होता है, ट्रेन एंड गुड्स की ट्रेन्स हो गई। इट इज बोट, बिग शिप, लिनर्स एंड टैंकर्स, और लास्ट जो है इट यूज एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, जेट एट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट दिया है सुटेबिलिटी, इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स इन अ रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स in a large quantity over a long distance also. It is suitable for the transporting a way of heavy goods, machineries in a large quantity to the part of the world. मतलब कहाँ पे भी आप भेज सकते हो। It is suitable for transporting the lightweight, perishable and value goods to any part of the world. Safety की बात करूँ तो it provide a limited safety to the goods from the sun by किस the अपन देखते कभी भी बारिश आ गई, कुछ भी हो सकता है, रोड कांच के प्रोडक्ट के, तो रोड पे रोड अगर प्रॉपर नहीं है तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, मतलब वो गुड्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इट्स नॉट सेफ्टी। गुड्स आर केप्ट इन अ लॉक वॉगन्स विच प्रोवाइड अ प्रोएक्टिव अगेंस्ट द सन, वाइंड एंड रेन। जनरली इसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है गुड्स पे, क्योंकि ट्रेन पूरी तरफ क्या होती है, पैक होता है डब्बा। गुड्स आर सेफ एज दे आर स्पेशली पैक, मतलब वेयर हाउस वाटर में तो प्रॉपर एक, क्योंकि उधर तो सुनामी है आगे, यस, तो उसको प्रॉपर पैकिंग किया जाता है। और लास्ट में गुड्स आर सेफ एज दे आर स्पेशली पैक्ड। वंस अगेन ये भी क्या हो गया, सेफ्टी हो जाएगी। एक्सीडेंट की बात करो, चांस ऑफ एक्सीडेंट आर मोर ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशंस। आज देखते हुए खाड़े देखते रहते हैं भाई, हर 2 मिनट में एक छोटा सा बम्पर आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। चांस ऑफ एक्सीडेंट आर लेस बिकॉज ऑफ द वन वे ट्रैक एंड गुड सिग्नल सिस्टम। चांस ऑफ एक्सीडेंट इज आर वेरी लेस, भाई दूर से भी शिप दिख जाएगी आपको, समझ में आ रहा है। और चांस ऑफ एक्सीडेंट आर लेस बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस एंड एक्सपर्ट पायलट्स। सबसे ज्यादा किसमें, इसमें ही है। रिस्क सेफ्टी भी कम है और एक्सीडेंट चांस भी ज्यादा है रोड में। और ओनरशिप की बात करूं, ओनरशिप इज इन हैंड ऑफ द प्राइवेट पार्टीज एज वेल एज द गवर्नमेंट। ओनरशिप इज इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आज रेलवे किसके पास है, गवर्नमेंट के पास ही है। वंस अगेन ये भी जनरली प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। सेम खुद का, अंबानी का तो खुद का ही प्लेन है, सब सेलिब्रिटी का खुद का प्लेन है, मतलब इट्स ओन्ड बाय द प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, यस, मतलब पब्लिक सेक्टर। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोड, रेल, वाटर एंड एयर। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। आ जाएगा 5th चैप्टर के अंदर, आ जाएगा अपन आउटसोर्सिंग के अंदर ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। लेट्स सी अभी ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। अभी ई बिजनेस नथिंग बट आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और ट्रेडिशनल बिजनेस जो मैं बहुत तो नहीं बोलूँ, 25-30 साल पहले जो बिजनेस करते थे इज नथिंग बट ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या डिफरेंस बिटवीन है? फॉर्मेशन, ई बिजनेस इज वेरी इजी टू फॉर्म नाउअडेज, अभी तो बहुत इजी होगा टेक्नोलॉजी वाइज। ट्रेडिशनल बिजनेस टेक अ लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू फॉर्म। Setting up the cost, it take a very nominal cost, it take a huge capital in order to set up. Of course ट्रेडिशनल तो बहुत ज़्यादा आपका प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग के लिए आपको कॉस्ट तो लगेगा। रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर सर आज बात करो, अमेजोन ने कुछ सोचा रहेगा कि भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे उसको मालूम है कि यहाँ पे ना तो सेलर पहचान रहा है या तो बायर, मतलब बायर एंड सेलर एक दूसरे को पहचानते नहीं है पर्सनली, तो उससे वो टाइम पे वो तो सोचा ही होगा ना कि भाई ये एक रिस्क है, पर रिस्क का नाम ही क्या है, बिजनेस है। यस, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिस्क क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भले पर्सनल टच नहीं है
बट रिस्क भी ज़्यादा है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, ह्यूज लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, आप दुनिया के कौन से भी कोने में बैठो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे बोलूँ लेस रिस्क इन्वॉल्व एज अ पार्टीज हैव अ पर्सनल इंटरेक्ट और इंटरेक्शंस। स्कोप ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस कवर एंटायर वर्ल्ड, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि आपके देश के कौन से भी कोने में बैठे हो ऑर्डर कर सकते हो। बट ट्रेडिशनल बिजनेस इज लिमिटेड टू, मतलब वो पर्टिकुलर, यहाँ पे पी लिखना भूल गया, पर्टिकुलर एरिया, तो स्कोप इज लिमिटेड। वो स्कोप क्या है, पर्टिकुलर एरिया का। अगर आप शॉप ओपन कर रहे हो तो पर्टिकुलर जो आजू बाजू वाले शॉप वाले वही, मतलब एरिया के पीपल्स रहेंगे, पब्लिक रहेगी, वही आएगी। बट अगर आपने ई बिजनेस खोल लिया तो आपको कहाँ से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन की बात करूँ, इन ई बिजनेस देयर इज एब्सेंस ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन, बट ट्रेडिशनल में तो क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। फिजिकली इंस्पेक्शन, गुड्स आप फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो तो आएगा तभी आपके लिए सरप्राइज होगा कि गुड्स अच्छा है कि खराब आया। बट यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है, तो इट्स पॉसिबल। और हाँ, गुड्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको गुड्स भी देखना मिलेगा, तो ऑफकोर्स आपको उसको भी फिजिकली क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर के पॉइंट पे, क्या लिखा है, रिसोर्स फोकस। ई बिजनेस रिसोर्सेज focus on the demand side, traditional business focus on the supply side. डिलीवरी ऑफ गुड, ई बिजनेस में आपको ऑन द स्पॉट डिलीवरी नहीं मिलेगी, इट्स टेक टाइम, 2 से 3 दिन तो ले गई। बट अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, पैसा लिया, गुड्स दिया, या तो इट इज द ट्रेडिशनल बिजनेस, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इंस्टेंट। यूसेज की बात करूं तो ऑफकोर्स इट इज यूज टू सेव द वैल्यूएबल टाइम एंड मनी, इट इज अ एशियंट एंड स्टिल इन यूज वेयर द डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल। अगर अभी मैं बात करूँ, बहुत अभी तो ठीक है, अपन थोड़ा वैसी कंट्री में मेट्रो सिटी में रह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी। बट अगर अभी मैं बोलूँ विलेजेस में अभी इतना भी एक्सपांड नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी इंडिया में, अभी भी वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। डेवलप अभी भी मोदी सर ने बोला है कि अपन 2047 के अंदर तक अपन डेवलप हो जाएंगे, तो अभी भी टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स है अभी भी। तो अभी भी सर्टेन एरिया में ट्रेडिशनल बिजनेस ही क्या हो रहा है, रन हो रहा है। accessibility बात करूं, इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, इट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम। और स्कोप की बात करूं, मोर बिजनेस कैन बी डन स्पेशली विदाउट एनी हैसल, आप बिजनेस कर सकते हो। और इट इज अ डिफिकल्ट टू परफॉर्म मोर बिजनेस इन दिस मॉडल। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा, आने के चांसेस ज्यादा है, तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। मजी को कौन छे, कौन छे, यो करो, यो जा पानी लिया, आ બધું કાપી નાખજે। મોબાઈલ આપી દે, મોબાઈલ પાણી મને મને આ હમણાં મમ્મીએ લાવ્યો હતો। चलो नेक्स्ट डिफरेंट बिटवीन होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर ये चैप्टर में से अगर ये डिफरेंट बिटवीन नहीं आ रहा है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल वाला, तो बीपीओ एंड केपीओ पे आपको
क्वेश्चन बैठ सकता है। अगर ये अब डिफरेंट बिटवीन में भी नहीं आया तो आप शॉर्ट नोट में तो आएगा ही। यस, तो लेट्स स्टार्ट। बीपीओ इज नथिंग बट एक आउटसोर्सिंग है, जो बिजनेस आउटसोर्स करते हैं इज नथिंग बट बीपीओ। केपीओ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टास्क है जिसमें नॉलेज लगता है, स्किल लगता है, जब पर्टिकुलर टैलेंट चाहिए, प्रॉपर वो बंदा वो फील्ड के अंदर एक्सपर्ट चाहिए, अगर वो काम आप अगर आउटसोर्स कर रहे हो इज नथिंग बट केपीओ। बीपीओ अगर मैं बात करूं इतना बड़ा है तो केपीओ स्मॉल पार्ट है किसका, बीपीओ का। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। मीनिंग बीपीओ रिफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ द नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे लिखा है नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब वो सपोज कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा प्री सीएस काम कर रहा हूँ, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई जो मेरा प्राइमरी बिजनेस है ही नहीं पर ऐसा कुछ काम आ रहा है मुझे जो मेरे कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं करता, वो काम मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ नथिंग बट बीपीओ of the organization to external organization to minimize the cost and increasing the efficiency। मैं क्या कर रहा हूँ, वो काम आउटसोर्स कर दे रहा हूँ कि मेरा भी हेडेक कम, वो बंदा कम भाव में करके देगा और उसका एक्सपर्ट दिमाग यूज करके वो क्वालिटी भी क्या करेगा, एफिशिएंसी भी ज्यादा देगा मेरे को। यस, इसलिए मैं करता हूँ आउटसोर्स करता हूँ। केपीओ इज अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग वेयर द फंक्शन रिलेटेड टू द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं, बीपीओ इज अ लेस कॉम्प्लेक्स, केपीओ इज अ कॉम्प्लेक्स, मतलब इज अ मोर कॉम्प्लेक्स। रिक्वायरमेंट, बीपीओ रिक्वायर्ड प्रोसेस एक्सपर्टाइज, केपीओ रिक्वायर्ड नॉलेज एक्सपर्टाइज। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरी प्रोसेस इजी, देखो वो काम मैं भी कर सकता हूँ बीपीओ के अंदर, वो काम मैं भी कर सकता हूँ, बट मेरा प्राइमरी बिजनेस नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। उसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो काम नहीं आता है, मुझे वो काम आता है बट मैं हेडेक नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। बट यहाँ पे तो मैं इसलिए आउटसोर्स कर रहा हूँ कि वो उसके लिए पर्टिकुलर बंदा चाहिए, वो टैलेंटेड होना चाहिए, वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए नॉलेज के लिए, वो काम करने के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आउटसोर्स कर रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। इसके अंदर बीपीओ के अंदर मुझे वो काम आता है बट मैं नहीं करना चाहता बिकॉज वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है, और अगर करूँगा तो हेडेक होगा खाली फोकट मुझे भी और मेरे एम्प्लॉयज को भी। ये तो ऑफकोर्स ना तो मैं कर सकता हूँ ना तो मेरे एम्प्लॉयज कर सकते हैं, इसके लिए पर्सन स्पेशल पर्सन ही चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं भिड़ू में क्या बोल रहा हूँ? यस, चलो। टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयज, बीपीओ रिक्वायर्ड a good communication skill, KPO required a professional qualified workers, nothing but CS law. Focus on BPO focus on a low level process, KPO focus on a high level process, because यहाँ पे तो BPO के अंदर बिजनेस ही हैंडल करना है। बट अगर मैं बात करूँ केपीओ के अंदर, यहाँ पे अगर सपोज कि आपने कोई सीए का फॉर्म खोल दिया, सीएस का फॉर्म खोला, तो भाई वो बंदा टैलेंटेड होना चाहिए क्लाइंट को जवाब देने के लिए, बिकॉज वो पर्टिकुलर फील्ड का आपकी फॉर्म है। भाई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब वो आप एक स्पेशलिस्ट इंडिकेट कर रहे हो कि भाई ये स्पेशली टैक्स कंसल्टेंट हो गया, जैसे कि बहुत सारे उसके अंदर भी वेरिएशन होते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट हो गया। मतलब आप अगर पर्टिकुलर टारगेट को लेके कोई सब्जेक्ट को लेकर आप कंसल्ट कर रहे हो तो आपको उस फील्ड में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो हो जाएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ के ऊपर। आगे बढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, लिख के ले लो कि ये वाला डिफरेंस बिटवीन आने के 100% चांस है, जो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इस पे हमेशा एक डिफरेंस बिटवीन कोई भी कॉम्बिनेशन में लोग ने पूछा है, या तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेशनल, स्टेट नेशनल पे आने का चांसेस कम है, ज्यादा चांसेस होगा डिस्ट्रिक्ट के साथ या तो स्टेट या तो नेशनल। लेट्स सी क्या है इसके अंदर। मैंने ऑलरेडी ये डिफरेंस बिटवीन मेरे डिटेल वीडियोस में बनाया था, बट यहाँ पे स्पेशल वीडियोस है, तो प्लीज बच्चे लोग जरूर देखिए, आप वीडियो को स्किप मत करना। आज का वीडियो आपको 12 से 15 से 20 मार्क्स स्कोर कर सकता है, ऐसा वीडियो ये है। मैं तुम लोग को पहले बोला कि आपको ये डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, ओनली आपको डिफरेंस बिटवीन के साथ साथ शॉर्ट नोट भी आ गया तो भी आप लिख पाओ, इसलिए ये वीडियो हेल्पफुल करेगा आपको, जो भी 1-1.5 घंटे का वीडियो है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट मीनिंग के साथ। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मीनिंग अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन इसको एस्टेब्लिश करता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कौन बनाता है? स्टेट कमीशन बनाता है, इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कौन से लेवल पे बनेगा? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। स्टेट कमीशन को कौन बनाता है? स्टेट कमीशन खुद ही। कंज्यूमर, यहां पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ स्टेट लेवल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द स्टेट कमीशन। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत बार एक बार डिफरेंट वो आता है, ऑब्जेक्टिव बहुत गड़बड़ कर देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, भाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है अपने इंडिया में। दो ही गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे, तो मतलब सेंट्रल लेवल पे। तो एक स्टेट गवर्नमेंट और एक हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करके कोई फंडा नहीं है, तो बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिलेक्ट करके आता है। ऐसे क्वेश्चन आता है, द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूस फॉर मैटर डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द डैश गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अरे भाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंडिया में है ही नहीं, उसको बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। छोटी सी गलती मत करके आना, 1 मार्क का सवाल है। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम एट अ नेशनल लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन नोन एज अ नेशनल कमीशन। नेक्स्ट आ जाएगा प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसका? अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर और क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। वो क्या होगा? यहाँ का भी प्रेसिडेंट बन सकता है, किसका? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। ये अ पर्सन हु इज अ सिटिंग, या तो बैठा है या तो रिटायर हो चुका है या तो जज ऑफ द हाई कोर्ट है अभी भी, shall be appointed by the state government as a president of the state government। और यहाँ पे आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, a person who is or has been a judge of the Supreme Court shall be appointed by the central government by notification is known as a national commission। अगर मैं बात करूं अदर मेंबर्स की, not less than 2 or not more than such number of member as may be prescribed in consultance with the सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे कंसल्ट लेना है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट लेना है तीनों केस में। नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मतलब 2 4 4। मेंबरशिप ऑफ टेन्योर, टेन्योर की मैं बात करूं कितने साल के लिए वो मेंबर बना रहेगा, तो और बना रहेगा, प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बना रहेगा उसका लिखा है। अ मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, या तो उसकी एज 65 ईयर हो जाती है विच एवर इज अर्लियर, या तो मेंबर 5 ईयर और 67 ईयर विच एवर इज अर्लियर। द मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और एट अ एज ऑफ द 67 ईयर, एंड प्रेसिडेंट के लिए ईयर लिखा है 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। उससे पहले उसको क्या हो जाना पड़ेगा? रिटायर हो जाना पड़ेगा। कॉमन सेंस है, अगर सपोज कि मैं 50 के साल में अपॉइंट हुआ तो मेरा 5 साल कब खत्म होगा? 55 साल में, तो मैं वहां पे रिटायर हो जाएगा क्योंकि मेरी 65 तक नहीं पहुंची है। रीअपॉइंट करना वो सेकेंडरी मैटर है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैं 62 ईयर में बना फर्स्ट टाइम, तो भाई मैं 63, 64, 65 मतलब 3 साल के बाद मेरे को छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मेरी एज 65 पे पहुंच गई है। पहले मेरा 5 साल नहीं हुआ है पर मैं 65 का है तो पहुंच गया ना, इसलिए लिखा है विच एवर इज अर्लियर। सेम इधर भी और इधर भी, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, एरिया कवर, ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ही क्या करेगा? कवर करेगा, स्टेट को कवर करेगा, ये पूरी कंट्री को क्या करेगा? कवर करेगा। पर मॉनिटरी जुडिक्शन की बात करूं तो इट एंटरटेन मतलब कौन सी ऐसी कंप्लेंट, मतलब कितनी कंपेंसेशन में बात करूं कि कितना कंपेंसेशन रहेगा तो कौन से कमिश्नर हैंडल करेगा। अगर मैं बात करूं पैसे वाइज, तो एंटरटेनमेंट कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू या तो सर्विस की पेड एज अ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीडिंग द 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है मैटर तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन संभाल लेगा, बट उसके डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए। स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़, और अगर गुड्स की वैल्यू और सर्विस की वैल्यू मोर देन 10 करोड़ है तो कौन जाएगा? अपना नेशनल कमीशन जाएगा। अपील की बात करूं, अगर इसको कोई प्रॉब्लम, सपोज कि मेरे को प्रॉब्लम है इसके जजमेंट्स हैं, तो मैं किधर जाऊंगा? इसको अपील करूंगा। अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी स्टेट कमीशन। अगर इसने कुछ दिया जजमेंट में सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं किधर जाऊंगा? नेशनल कमीशन के पास। अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन। अगर इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा। अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी गया, उधर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो भाई इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ फाइनल जजमेंट। वो जो भी जजमेंट रहेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ेंगे, और आई थिंक सो अभी लास्ट डिफरेंस बिटवीन होना चाहिए। यस, लास्ट डिफरेंस बिटवीन है मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में। वंस अगेन ये डिफरेंस बिटवीन बहुत रेयर पूछते हैं, पर मेरे हिसाब से पूछना जरूरी है, बच्चों लोग को पहले क्लियर हो जाए कि मार्केटिंग एंड सेलिंग बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। मैं जब भी ये चैप्टर भी पढ़ाया था, मैंने पहला तुम लोग को यही समझाया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। यस, चलो देखते हैं मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में। देखो, मार्केटिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, सेलिंग उसका छोटा सा हिस्सा है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच नीड इट
created, offered and exchanged via product is nothing but marketing. Selling means the providing a customer with the goods he and she need in exchange of price. जो भी goods बेचता है लेता है कस्टमर को, वहां पे एक्टिविटी ओवर हो जाती है किसकी, सेलिंग की. बट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं वहां पे खाली आपको गुड्स क्या करना है, बेचना लेना देना तो है ही, वो तो है ही. उसके अलावा आपको कंटेंट क्रिएट करना है, अवेयरनेस करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो वो देखना है. ये सब एक्टिविटी किसके अंदर आता है, मार्केटिंग. इसलिए मार्केटिंग इज दिस, सेलिंग इज दिस. समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ेंगे. मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, जैसे कि मैं तुमको अभी ड्रॉ करके बताया. इट इंक्लूडिंग द सेलिंग एंड अदर फंक्शन, इट इंक्लूडिंग सेलिंग एंड अदर फंक्शन, एंड सेलिंग इज अ नैरो कंसेप्ट. इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग. सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज अ एसेंस. मैंने तुमको जस्ट बोला था मीनिंग में कि भाई मार्केटिंग का मतलब यही नहीं होता कि आपने गुड्स बेच दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे खत्म हो जाए. भाई कंटेंट क्रिएट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये सब आपको क्या करना है, देखना है. तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज अ प्राइम ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट, बट सेलिंग कंसेप्ट रिलाइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड. ऑफकोर्स आपको कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल देखना है, इसलिए कंज्यूमर ओरिएंटेड हो जाएगा. इट इज एम्फासिस ऑन द कंज्यूमर्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन इज अ प्राइम गोल, प्राइम इंपॉर्टेंस. अगर मैं बात करूं सेलिंग इज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि आपने माल बेच दिया वहां पे क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, इसलिए इसको प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोला है. इट एम्फासिस ऑन द प्रोडक्शन एंड इट्स एफिशिएंसी. मार्केटिंग व्यूज द कंज्यूमर एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस, मतलब कंज्यूमर इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलोगे, बट यहाँ पे सेलिंग व्यूज द कस्टमर एज अ लास्ट लिंक इन द बिजनेस. मतलब सेलिंग में उससे कोई लेना देना नहीं है, अपना गुड्स बेच दिया, खत्म बात. Planning in marketing is a long term oriented in a today's product and the term of few products and tomorrow's market and future growth. मार्केटिंग का यही होता है गोल कि वो आज का नहीं सोचते, वो फ्यूचर का सोचते कि भाई आगे अपनी कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, क्या करेगी, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी कंज्यूमर टारगेट सेट करना, ये सब चीजें मार्केटिंग करता है जनरली. मतलब वो ये सब प्लानिंग से जो बैक एंड टीम होती है मार्केटिंग की टीम, वो जनरली करता है. सेलिंग वाले तो क्या करते हैं, गुड सेल कर दे, उसका रोल खत्म हो जाता है. उसकी मैं बात करूँ बालाजी का, अगर बालाजी ने आज अपन नीचे जाते बालाजी के चिप्स ले लिया, वो जो सेलर है उसने गुड्स बेच दिया, उसके रोल खत्म. बट जो बालाजी का मेन मार्केटिंग फंक्शन जो टीम है वो क्या करता है, सब चीजें सोचती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या नहीं चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, कस्टमर कभी बोर हो जाएगा प्रोडक्ट से, क्या नई चीजें लानी चाहिए, क्या एग्जिस्टिंग गुड में चेंज लाना चाहिए, ये सब चीजें कौन सोचेगी, बालाजी सोचेगी, नहीं कि वो शॉप वाला जो गुड्स बेच रहा है. समझ में आया बेसिक डिफरेंस? आगे बढ़ेंगे. मार्केटिंग फॉलो द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, जस्ट मैंने तुम लोग को बोला, और सेलिंग यूज द प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. और लास्ट लिखा है मार्केटिंग इज अ इनडायरेक्ट एक्टिविटी बट सेलिंग इज अ डायरेक्ट एक्टिविटी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. एंड आपके सिलेबस के अंदर जितने भी डिफरेंट बिटवीन है यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है उसी को लेके. इसके अलावा भी आते हैं तो 2-3 साल का पेपर देखना, कुछ नए नए आपको डिफरेंट बिटवीन देख सकते हो. सो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी ये डाउट है, डिफिकल्टीज थी डिफरेंस बिटवीन को लेके, यहाँ पे क्लियर हो चुकी है. अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते प्लीज बच्चे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. ऐसे वीडियोस में लाते रहूंगा एसपी को लेके भी, इकोनॉमिक्स को लेके भी. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते जल्दी, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच. पैकअप.